अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीलॉग में 3-4 अहम खबरें डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ मंगवा लिया जेल में और उनका प्लान क्या लग रहा है, कौन सा खुफिया मैसेज उन्होंने शेयर किया था अली मोहम्मद खान साहब के साथ गिरफ्तारी से पहले, और उससे क्या आगे की नवीद सुनाई देती है। वकला तहरीक किस तरह से शुरू होने जा रही है और क्या ये 2007 से बड़ी तहरीक होगी या फिर ये उतनी मौसर तहरीक साबित नहीं हो सकेगी, ये भी आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और किस तरह से मैं समझती हूँ कि आजकल के जो हालात हैं इसमें जो खवातीन हैं वो मुझे सही तौर पर सिन्फ़े आहन नज़र आ रही हैं, किस तरह से वो इस वक्त जुल्म के खिलाफ बोल रही हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। यकीनन ख़वातीन का इससे पहले बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन इस जो सिचुएशन में एक टफ सिनेरियो में हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से कुछ ख़वातीन ने जो किरदार अदा किया, जो डिटर्मिनेशन अपने कॉज के साथ शो की है, उसको भी खराज तहसीन पेश करना और उसको भी हाईलाइट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है और वकला तहरीक के नतीजे में क्या असरात नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आपके इस वीलॉग में मैं बात करूंगी। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं जनाब कि आज एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक एलामिया भी जारी किया गया है। आमतौर पर हम देखते हैं वैसे भी जो 6 सितंबर या 7 सितंबर के मौके पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है, और ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी भी कर दिया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक बड़े नाजुक मोड़ पर हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि एक बड़ा फैसला कुन मोड़ है। वैसे तो आपको लगेगा कि शायद ये बड़े ही एक घिसे पिटे से जुमले हैं जो हम हर वक्त ही बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, बड़ा फैसला कुन मोड़ है, और हम हमेशा ही इसी किस्म के दायरों में सफ़र का एक मुश्किल में पड़े रहते हैं, सफ़र का शिकार रहते हैं, तो लिहाजा हम इसलिए ये अल्फाज भी रिपीट करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इस वक्त भी हम मुश्किल में ही हैं और एक ऐसे ही मुश्किल मोड़ से गुजर रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थे उसमें ज़ाहिर है एक खुल के इजहार ख्याल भी होता है, एक इज्तिमाई सोच नज़र आती है कि इदारा कहाँ खड़ा है, इदारे के बड़े क्या सोच रहे हैं। तो इदारे के बड़े क्या सोच रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। इदारे के बड़े सोच रहे हैं कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसके नतीजे में ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। तो अगर कोई ये समझ रहा है, सोच रहा है कि कोई तब्दीली मौक़िफ़ में आई है या कहीं कोई बर्फ़ पिघलेगी, तो इस कम अज़ कम एलामिये की हद तक तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। इसमें सोच बड़ी क्लियर है, और अभी तक सोच का जो एक कहते हैं ना कि मरकज़ व महवर, वो भी वही नज़र आ रहा है, उसमें कोई इर्ताश नज़र नहीं आता। इस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि शायद कहीं कोई सेटलमेंट की तरफ बात हो, आगे इलेक्शंस की तरफ बात हो, आगे चीज़ें बेहतर करने की जानिब बात हो, कशीदगी ख़त्म करने की बात हो, तमाम जमातों के साथ बैठकर बात करने की बात हो, 9 मई से आगे बढ़ने की बात हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और इससे पहले भी DG ISPR मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और मुख्तलिफ एलामियों में ये जाहिर कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा तरजीह हैं, उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है जो किरदार हैं, और वो इस बात पर बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं है कि इसमें सियासी जमात मुलविस थी, PTI मुलविस थी, और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ PTI के इमा पर हुआ है, प्लानिंग से हुआ है, और उनका ये मानना है कि बेसिकली ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि चेयरमैन PTI ने, इमरान खान ने जो अवाम है और फौज है उनके दरमियान एक खलीज और नफरत पैदा कर दी है, और उन्होंने इस पूरी यूथ की खास तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसी जहन साजी की है जिसकी वजह से जो अवाम है वो अपनी ही फौज के खिलाफ हो गए हैं या अपने ही लोगों से नफरत का इजहार करने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उनकी कोशिश ज़रूर ये थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये एक नाकाम कोशिश थी, और लोग आज भी फ़ौज से उसी तरह मोहब्बत करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। तो मुख्तलिफ एलामियों में वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो नफ़रत फैलाने की और जो फासला पैदा करने की कोशिश थी अवाम और अफवाज के दरमियान, वो नाकाम हो चुकी है, पसपा हो चुकी है, और ऐसे अनासिर जिन्होंने ये कोशिश भी की हम उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तो इस एलामिये में भी ये बात बड़ी क्लैरिटी से सामने आ गई है कि जनाब कोई चक्कर नहीं है कि कोई हम पीछे हटेंगे या कोई नरमी दिखाएंगे मौक़िफ़ में, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा।
जो है सो है, इसी पॉलिसी को आगे बढ़ता आप देखेंगे, और इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है ना इमरान खान के लिए और ना ही पीटीआई के लिए फ़िलहाल। तो ये तो एक क्लैरिटी है। बाकी जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं जो शहीद हैं उनको खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे, इसका अज़्म दोहराया गया। और फिर साथ ही साथ जो हम एक नॉर्मली देखते हैं, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हमेशा अज़्म का इजहार किया जाता है मुख्तलिफ ख़तरात के हवाले से, तो वो सारा कुछ इसमें शामिल था। लेकिन जो मौजूदा हालात के तनाजुर में एक बॉटम लाइन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। अब इसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है कि क्या वाकई इमरान खान ने ये नफ़रत पैदा की है, या इदारे के अपने ही कुछ अफराद के ऐसे किरदार रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग उनसे दूर हो रहे हैं, या उनको एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना चाहते हैं, या उनसे कुछ और तवक्कुआत रखते हैं। तो ये एक अलग से डिबेट है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब हों, जनरल मुशर्रफ साहब हों, या बहुत से दीगर जो साबिक आर्मी चीफ्स हैं, वो तो ऐलान आके ये बता चुके, इतराफ़ कर चुके हैं कि किस किस तरह जो इदारा है वो मुलविस रहा है सियासत में, किस किस वक्त किस किस तरह उन्होंने शब खून मारे हैं, किस किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों के तख्ते उल्टे हैं, किस किस को पसंदीदा करार दिया गया है और किस किस के ऊपर क्रॉस लगते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो वो खुद एतराफ़ात हैं जो कि सामने आ चुके हैं। और तमाम सियासी जमातें भी इस बात पर, आपको तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक नज़र आएंगी। किसी जनरल के हवाले से आपको नवाज शरीफ ये कहते नज़र आएंगे, किसी और जनरल के हवाले से आपको पीपल्स पार्टी वाले ये कहते नज़र आएंगे, किसी और जनरल के हवाले से आपको इमरान खान कहते नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल तमाम सियासी जमातें किसी न किसी तरह इस मामले के ऊपर एक पेज पर हैं। और अब क्या फिर आप ये कहेंगे कि इन तमाम सियासी जमातों ने ही नफ़रत भरी है? अगर नवाज शरीफ ये कहते थे कि जनरल बाजवा आप हैं जिन्होंने अच्छे खासी हमारी हुकूमत को किया, आप कसूरवार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आज तक वो कह रहे हैं। फैज़ हमीद साहब को जो कुछ कहते हैं वो आप समझते हैं, तो क्या वो नफ़रत पैदा कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़? या अगर आज तक ज़ियाउल हक को बुरा भला कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग और भुट्टो के वारिस, तो क्या वो अवाम को नफ़रत पे उकसा रहे हैं? या अगर इमरान खान आज ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह से साजिश की, पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत गिराई, चलती फिरती हुकूमत गिराई, तो क्या वो इमरान खान की गलती है कि वो बता क्यों रहे हैं? यानी ये बेसिकली ये एक बन जाता है थीसिस कि करने वाले को आप कहें कि उसका कसूर नहीं है, लेकिन जो गलत काम वो मेंशन कर रहा है वो मेंशन करने वाले का कसूर है। ये तो कुछ इस तरह की बात बन जाती है। लेकिन बहरहाल अगेन इस पे एक अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये कि इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन है कि एक कहीं ना कहीं फासला या कोई ना कोई एक उस तरह का बेहतरीन ताल्लुक अवाम और फ़ौज के दरमियान का क्या आप एग्जिस्ट नहीं करता, जो बार बार ये बात जो है वो कहनी पड़ती है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करने की कोशिश और वगैरह वगैरह, ये बार बार बात क्यों इस्टेब्लिश करना पड़ी है? क्या कोई इस बारे में आपको इब्हाम है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक बात जो मैं इस एलामिये से समझी हूँ ये कि फ़िलहाल तो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। लेकिन क्या चीज़ें ऐसे चलती रहनी चाहिए, इस बारे में क्या सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया, इन सब की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी? क्या अदलिया किसी को नहीं रोकेगी? तो इसके ऊपर अब एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वकला तहरीक बकौल लतीफ़ खोसा साहब शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि ये शुरू हो चुकी है और ये 2007 से ज़्यादा तगड़ी वकला तहरीक होगी, क्योंकि उस वक्त जो मसला था उसमें तो आपको सिर्फ काला कोट नजर आता था कपड़ों पर। अब जो मसले मसाइल बढ़ चुके हैं इसमें तो हर आम आदमी वकला के शाना बशाना होगा, वो भी इनके साथ चल रहा होगा। तो अब लतीफ़ कोसा साहब का मानना यह है कि जो अब तहरीक चलेगी उसमें तो रिक्शे वाला भी शामिल है, उसमें टीचर भी शामिल है, उसमें डॉक्टर भी शामिल होगा, उसमें पढ़ा लिखा भी होगा, उसमें दिहाड़ीदार भी होगा, उसमें स्टूडेंट भी शामिल है, उसमें बेचारा आज का यूथ का बंदा भी शामिल है जो मायूस हो रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क के हालात से। तो अब तो ये तहरीक और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। लतीफ़ खोसा साहब के ये जो इस तहरीक के बारे में प्रिडिक्शंस हैं, ये मुझे कोई हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लग रही हैं। जो इस वक्त एक बेचैनी है मुल्क में, अगर इसको नहीं सेटल किया गया, इसको कोई रास्ता ना मिला इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, इलेक्शन ना हुए, ज़बरदस्ती कुछ किया गया, तो फिर आप देखेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन फिर इसी तरह किसी तहरीक की सूरत में ही इमर्ज होती नज़र आएगी। अगर इसको कोई आप ऐसा रास्ता दे दें कि जहाँ लोग फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल सकें और कोई अपने लिए चुन सकें बात खुद, तो फिर उस सूरत में अवाम को कुछ शायद सेटल किया जा सके। लेकिन अदरवाइज ये सूरत हाल ऐसे ही है। आज वकला ने इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च भी किया है, आज वकला कन्वेंशन भी मुनक्किद हुए हैं। इन वकला कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल एक पेज पर नजर आते हैं। जो इलेक्शन
इलेक्शन 90 दिन में डिमांड कर रहे हैं। आज के कन्वेंशन में ख़ास बात रबिया बाजवा साहिबा की तकरीर है। रबिया बाजवा साहिबा जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार की नायब सदर हैं, उन्होंने जिस तरीके से इम्प्रेस किया है पिछले दिनों में, वो बहुत ही देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं उनकी तकरीर। यानी आज के दौर में जब मर्द हजरात, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे मर्द हजरात सच बात कहने का हौसला और जुर्रत नहीं रखते, वहाँ पर ये खातून वकील ने साबित किया है कि ख़वातीन कितनी दिलेर और दबंग हैं, और हक और सच के साथ लड़ते हुए वो ये भी भूल जाती हैं कि वो खातून हैं, उनके पीछे उनका कोई घर बार भी है, उनके बच्चे भी हैं। वो समझती हैं कि वो कॉज के साथ इतनी कमिटेड हैं और वो फिर खुल कर वो बात करती हैं जिसको वो सही समझती हैं। और रबिया बाजवा साहिबा की अगर आप पिछली तकारीर उठा के देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना मौसर अंदाज में वो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी उन्होंने मैं बागी हूँ की जब नज़म पढ़ी है, आप यकीन मानिए कि उससे सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले भी आर्मी चीफ के मईशत के प्लान के हवाले से उनकी मैं कल वीडियो देख रही थी, उसमें भी उन्होंने बहुत ही दो टोक अंदाज में और बड़े वाज़े अंदाज में बताया कि किस तरह से आर्मी चीफ का किरदार है, मईशत का के हवाले से क्या उनका कोई किरदार होना चाहिए या नहीं। तो बहुत वो क्लैरिटी के साथ बात कर रही हैं। और सिर्फ रबिया बाजवा ही नहीं, और कई ख़वातीन ने बड़ा इम्प्रेस किया। आप देख लें, ये सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, ये वो ख़वातीन हैं कि जो इतने दिनों से केसेस के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, जेल भुगत रही हैं, लेकिन इनके केसेस आगे तक नहीं चलाए जा रहे। और डिलेइंग टैक्टिक्स शर्मनाक हद तक डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए इनको सिर्फ और सिर्फ यानी ट्रायल से पहले ही सजा दी जा रही है कि 100 दिन हो चुके हैं इन लोगों को और ये जेलों में पड़ी हुई हैं। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर बार हैं, लेकिन इनके केसेस की सुनवाई तक नहीं हो रही। भाई अगर किसी ने कसूर किया, आप सजा दें, वो एक अलग बात है कि वो जेल भुगत रहा हो। आप सिर्फ ट्रायल नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, और उस ट्रायल से पहले ही आपने किसी खातून को इतने दिनों के लिए जेल में रखा हुआ है, और हर रोज़ नित नए बहाने आप सुनते जाएं। और यहाँ पर अदलिया की बेबसी पे फिर शर्म आती है कि यानी जहाँ हम इन खवातीन की जुर्रत और हौसला देख रहे हैं कि वो अपने किस तरीके से बहादुरी से ही मुश्किल टाइम गुजारी है, वहाँ पर यहाँ पर बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए छोटे छोटे लोगों को आप देखें कि जो बड़े दबंग फैसले भी नहीं दे सकते, और दे ही दें तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते। ये है डिफरेंस बेसिकली। तो फिर सिनफ़े आहन कौन है, किसको कमज़ोर कहा जा रहा है, आज आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि इमरान खान साहब के वकला के हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है, जिनकी आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बताया है कि अगेन वो फिट एंड फाइन है, हशाश बशाश हैं, फ्रेश हैं। अब तो उन्हें शेविंग किट वगैरह तमाम सामान मुहैया कर दिया गया है, तो वो बिल्कुल माशाल्लाह पहले की तरह चाक चौबंद और फ्रेश नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मज़े की बात कि इमरान खान साहब ने जेल में एक्सरसाइज मशीन भी मंगवाई है। ये बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगी कि जहां हमें ये नज़र आता है एक क्लैरिटी के साथ कि जो उनको जेल में रखने वाले हैं वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने अभी इमरान खान की जान नहीं छोड़नी और उन्हें जेल में रखना है। तो वहीं पर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने भी अपना ज़हन बना लिया है कि ठीक है, आप रखें मुझे जेल में, मैं भी यहाँ पर अपने आराम से बैठा हूँ। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने जो चीज़ें हैं उसकी एडजस्टमेंट कर ली है, बुक्स मंगवा ली हैं, जाए नमाज मंगवा ली हैं, कुरान पाक की ट्रांसलेशंस मंगवा ली हैं, किताबें लिख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। और अब एक्सरसाइज एक उनका ऐसा जिसको कहते हैं फितरत सानिया है, उनकी एक हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, उसको अगर वो मिस करते होंगे तो उन्होंने कहा भी ठीक है, वो एक्सरसाइज मशीन भी मुझे ला दो ताकि मैं सुकून से अपनी एक्सरसाइज भी करूं। फिटनेस का तो आपको पता वो ख्याल रखते ही हैं। तो इससे जहां ये पता चल रहा है कि उन्होंने मेंटली अपने आप को हर तरह की सिचुएशन के लिए लंबे अरसे तक भी जेल में रहने के लिए तैयार कर लिया है, वहीं ये भी पता चलता है कि जो अवाम हैं उनके साथ जो भी उनका एक बेशक टूटा हुआ राब्ता, लेकिन वो वकला के थ्रू जो मैसेज भेजते हैं उन्हें भी यही पैगाम देते हैं कि उन्होंने भी इसी तरह डिटरमिन्ड रहना है। बल्कि आज अली मोहम्मद खान साहब ने एक ट्वीट में बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैसेज शेयर किया हुआ था इमरान खान साहब का, कि गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब ने जो मुझे लास्ट मैसेज किया वो ये था कि दे आर डेस्परेट, डोंट वरी, इंशाल्लाह दिस डार्क नाइट विल बी ओवर। तो बेशक उन्होंने ये कहा कि ये मायूसी का टाइम है लेकिन ये निकल जाएगा, और मायूस बेसिकली हम नहीं हैं, मायूस तो वो है जो ये इस तरह आइन और कानून को रौंदते हुए कुछ भी करते हुए बस जीतना चाहते हैं। तो बेसिकली तो मायूसी उनके हाथ में नज़र आ रही है। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि फ्रेश हैं, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम सख्त ज़रूर है लेकिन ये निकल जाएगा, अंधेरी रात है, कट ही जाएगी।
اور یہی میسج وہ آج تک بار بار دے رہے ہیں. اور یہ صرف پیغام رسانی یا کہنے کی حد تک جب وہ تقریروں میں کہتے تھے تو ایک الگ بات ہوتی تھی کہ جب جائیں گے تو لوگ پتہ جائے گا. ابھی تو باہر بیٹھ کے تو یہ کہنا بڑا آسان ہے میں تیار ہوں یہ وہ. ہر تقریر میں وہ کہہ رہے ہوتے تھے میں تو تیار ہوں میں تو تیار ہوں. لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لیڈر شاید ایسی بات کر دیتا ہے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعی تیار تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے مینٹلی تیار تھے کہ انہیں اتنی تمام تر جتنی بھی انہیں پرابلمس میں رکھا گیا اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑا. نہ وہ اس سے گھبرائے ہیں اور نہ وہ پریشان ہوئے ہیں. تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ خود بھی اندر سے اتنے ہی کنوکشن سے یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ گھبرانا نہیں ہے. تو فی الحال اب یہ اعصاب کی جنگ جاری ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.